Assalamu alaikum viewers, this is Rais Ahmed from Pakistan Property Leaders and you are watching पॉडकास्ट विद रईस। व्यूअर्स, आज के इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स अदनान भाई, और अदनान भाई के साथ हम बड़े कुछ की फैक्टर्स पे, कुछ की प्रॉब्लम्स पे जो है वो बात करेंगे कि वो प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनके सोल्यूशंस क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। वालेकुम अस्सलाम रईस, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अदनान भाई, मैं स्टार्ट करना चाहूँगा बेसिकली जो आजकल का बड़ा करंट इशू है प्राइवेट बिल्डर्स के हवाले से। आप समझते हैं कि इस टाइम प्राइवेट बिल्डर्स के इफेक्टिव्स हैं बहरिया में? अच्छा, बहरिया में रईस ऐसा नहीं है कि कोई दो चार इफेक्टिव्स हैं, बहुत सारे इफेक्टिव्स हैं। और प्राइवेट बिल्डर्स को जो टर्म आप यूज़ करें, अगर मैं इसको डिफाइन करता चलूँ तो प्राइवेट बिल्डर जो बहरिया टाउन कराची में 125 गज का एक छोटा सा घर बना रहा है, यानी 5 मरले का, और या यहाँ पे 2000 या 8000 गज के ऊपर कोई कमर्शियल हाई राइज बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कोई कर रहा है, सारे ही अपने आप को बिल्डर मानते हैं और बिल्डर कहते हैं। तो ऑब्वियसली कहना भी चाहिए, लेकिन इसमें इसी बिल्डर कैटेगरी में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे, जिन्होंने बुकिंग ली हुई है और उनके प्लॉट पे जब आप जाते हैं एक सिंपल बैरिकेड नहीं लगा हुआ, और बहरिया टाउन ने जो एनओसीज वगैरह उनको दिए हैं वो तक वो प्रेजेंट नहीं कर सकते, और 2-2 साल 3-3 साल का अरसा बीत गया और उन लोगों ने वहाँ एक ईंट तक नहीं लगाई। तो जब फॉर एग्जांपल अगर मैं कस्टमर होता और कोई भी शख्स मुझे बुकिंग देता और वहाँ पे कुछ ना होता, तो मैं तो जाके वहाँ फ़ाइट करता, लड़ता, और मैं इस चीज़ पे चीखता चलाता कि मेरी इन्वेस्टमेंट आपके पास है और आपने इतने अरसे से यहाँ पे कुछ भी नहीं बनाया। तो लिहाजा बहरिया टाउन में ऐसे घरों वाले भी हैं जिसमें उन लोगों ने छोटे से छोटे घर अपने मकान बनाने के लिए दिए और बिल्डर्स ने नहीं बनाए, ये ज़रूरत से ज़्यादा डिले कर दिए हैं। ऐसे लोग भी मौजूद हैं। और फिर ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों ने कोई शॉप, कोई शोरूम, कोई अपार्टमेंट, कुछ इस तरह की चीज़ें बुकिंग में ली थी, उनकी डिफरेंट लोकेशंस है बहरिया टाउन में, लेकिन उन लोगों ने आज तक वो शुरू नहीं किया। तो हाँ, वाज़ह तौर पे कुछ लोग बिल्डर्स मार्केट से गायब हो चुके हैं, भाग चुके हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि वाकई अब ये प्राइवेट बिल्डर्स के मुतासरीन आज मार्केट में मौजूद हैं, बल्कि अपने वो एग्रीमेंट्स वगैरह, अपने उनके लेटर हेड्स, चेक्स जो उनको दिए थे, जो पे ऑर्डर्स दिए थे, जो पेमेंट की रसीदें हैं, वो लेके बेचारे मार्केट में आज घूम रहे हैं। ठीक है, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है ओवरऑल देखा जाए। जिस तरह से बहरिया के हवाले से चीज़ें हमेशा चलती हैं, हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव इमेज हमेशा लाने की कोशिश करते हैं और बहरिया की भी एफर्ट्स ओवरऑल यही होती हैं। तो आपको लगता है कि बहरिया को इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए या बहरिया कोई एक्शन लेता है? अच्छा देखिए, बहरिया टाउन ने कुछ पैरामीटर सेट किए हुए हैं। अब यहाँ बहुत सारी मिस्टेक्स कस्टमर्स की तरफ से भी होती हैं और बहुत सारी शायद वो वीक पॉइंट, मैं ओपनली कहता हूँ, बहरिया टाउन की तरफ से भी हैं। ठीक है, बहरिया टाउन ने कुछ पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं, लेकिन वो सारी की सारी पॉलिसीज़ या वो सारी चीज़ें कस्टमर राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रही। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास एक प्लॉट है और मैं उसका पोजेसन और यूटिलिटीज़ के चार्जेस पे करके वहाँ एक बिल्डिंग की प्लान कर रहा हूँ, तो मुझे मेरा ख्याल है कि बहरिया टाउन किसी स्टेज पे नहीं पूछ रहा कि मैं बुकिंग अभी सिर्फ प्लॉट परचेज़ किया है या प्लॉट भी अभी मेरे नाम पे नहीं है, ओपन फाइल है या अभी ट्रांसफ़र प्रोसेस चल रहा है और मैं उसकी बुकिंग लेना शुरू हो गया। ठीक है, ये प्लॉट फॉर एग्जांपल आपके नाम का और बुकिंग मैं पकड़ रहा हूँ। ठीक है, यानी बहरिया टाउन की तरफ से जो वीक पॉइंट्स हैं, जिन पॉलिसीज़ को, जिन बायलॉज को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, वो यही है कि बहरिया टाउन को कस्टमर राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्योंकि अब जो कस्टमर है अल्टीमेटली वो सारे के सारे कस्टमर्स तो बहरिया टाउन के ही है ना। ये आप और मैं जितने भी यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं वो तो बाद में आए हैं। ठीक है, वो सारे बहरिया टाउन का नाम से हमसे परचेजिंग करते हैं और बहरिया टाउन के लाइफस्टाइल को इनफेक्ट एंजॉय करना चाहते हैं। तो वह कस्टमर्स की जहाँ मिस्टेक्स हैं वो मैं बताता हूँ कि कस्टमर क्या करते हैं, 4 लोगों से रेट्स लिए कि मुझे जी यहाँ पे तकरीबन कोई घर बना के देना है 250 गज़ या 500 गज़ का। अब 4 लोगों से रेट लेते हैं। अब वो ऐसे बंदे के पास जाके अपनी पेमेंट जो मैं समझता हूँ कि इन सिंपल वर्ड्स फंसा देते हैं, जो उनको हर बात कस्टमर की मान रहे होते हैं। अच्छा, ये कस्टमर के लिए बड़ा अच्छा मैसेज है वैसे कि जो बिल्डर या जो डीलर सारी की सारी बातें कस्टमर्स की मानता जा रहा है। आप कह रहे हैं जी मेरी फ़ाइल एडजस्ट कर लें, अब मैं पैसे आपको साल में नहीं, मैं 3 सालों में दूंगा, मेरे रेट ये नहीं, ये होना चाहिए। अब 1 करोड़ रुपए की चीज़ आप कह रहे हैं मुझे 50 लाख पे दे दो, और आप अपने आप को स्मार्ट कस्टमर समझ लेते हैं कि जी मैंने तो बहुत रिसर्च की है और मैंने तो बड़ी अच्छी डील ले ली। भाई डील नहीं ली आपने, बहुत अच्छा सोफिस्टिकेटेड फ्रॉड करवा लिया। ठीक है, और उसमें आपने अपने आप को भी इन्वॉल्व कर दिया और पूरी मार्केट का टाइम भी वेस्ट किया। अब लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं, जिन लोगों की प्रोडक्ट नज़र आ रही है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है किसी बिल्डर का, उन लोगों ने पहले क्या डिलीवर किया है, वो कहाँ से आए हैं,
और बहरिया टाउन के ऑफिशियल पैनल्स पे हैं या नहीं, बहरिया टाउन में डीलर्स कमेटियाँ बनी हुई हैं उसमें उनके मेंबर्स हैं या नहीं, कितने एक्टिव हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। और फिर मैंने तो बड़ा आसान कर दिया, एक चीज़ें कुछ मेंशन की, कस्टमर्स को ये एडवाइस किया कि आप लोगों को ये चाहिए कि पेमेंट प्लान्स को बिल्डर की परफॉर्मेंस यानी बिल्डिंग की तमीर होने के मुख्तलिफ मराहिल के साथ पेमेंट प्लान्स को सिंक कर लेना चाहिए। ठीक है, जैसे आप वो सिंक करते हैं उसके मुताबिक पे करते जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि फ़्रॉड के चांसेस, ऐसा नहीं कि फ़्रॉड नहीं होगा, फिर फ़्रॉड के चांसेस कम से कम होते चले जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इसमें कस्टमर्स ने भी काफ़ी सारी गलतियाँ की हुई हैं और बहरिया टाउन की तरफ से जो वीकर पॉइंट्स हैं वो भी बता दिए हैं। इन चीज़ों को सॉल्यूशंस की तरफ इसी तरह जाया जा सकता है कि मज़ीद पेमेंट्स खुदारा कस्टमर्स को मैं कहूँगा कि ना करें, और जो पहले से पेमेंट की हुई हैं उसको सिक्योर करने के लिए आप राइट लेफ़्ट कुछ लोगों से मशवरे करें, उनको चेज़ करें जिन लोगों को पेमेंट्स दी थी, और चेक करें कि आज वो प्रॉपर्टी, वो प्लॉट जिसके ऊपर वो कोई भी बिल्डर या एजेंट जो प्रोजेक्ट प्लान कर रहा था वो उनके नाम पर मौजूद भी है या नहीं। ठीक है, या वो बेच बाच के निकल तो नहीं गए। हाँ, ये भी बहुत बड़ा रही से एक बहरिया टाउन का वीकर पॉइंट है कि अगर कोई शख्स किसी प्लॉट के ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग करता है और उसको मार्केट में सेल करना शुरू कर देता है, मुझे ये लगता है कि उस प्लॉट को बहरिया टाउन को फॉर द टाइम बीइंग जो है ना क्रॉस कर देना चाहिए कि भाई इस प्लॉट को अब ये सेलेबल ही नहीं हो। ठीक है, यानी वो सेलेबल ना हो मार्केट में, कि जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो जाए वो प्लॉट नहीं बिकना चाहिए। ठीक है, अगर वो बीच में जाके अब इसकी मेरी ओपिनियन या मेरा मशवरा किस हद तक ठीक है, ये तो बहरिया टाउन हमसे बहुत ज़्यादा आगे सोचते हैं, तो इसके ऊपर ज़रा बेहतर पॉलिसी बना सकते हैं। आप कंसिडर करते हैं कि डिले भी फ्रॉड है? अच्छा देखें, डिले बिल्कुल है। अगर मुझे ये लगता है कि अगर किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए आप कस्टमर से, आम पब्लिक से, अवामुन्नास से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और उसी प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं लगा रहे, अब होता क्या है कि लोग प्रोजेक्ट यहाँ पे वो ग्राफिक्स, एनिमेटेड वीडियोस दिखा के और ऐसा स्टफ़ दिखा के लोग प्रोजेक्ट बेच रहे होते हैं, पैसा इकट्ठा करते जाते हैं, और फिर क्या होता है कि पाकिस्तान की सबसे महंगी गाड़ियाँ V8 लेके यहाँ पे घूम रहे हैं, पीछे 4 सिक्योरिटी गार्ड भी बैठे हुए हैं, तो ये सारा पैसा इकट्ठा करके वहाँ लगा दिया, या फिर नए कमर्शियल प्लॉट्स परचेज़ कर लिए। लाहौर का पैसा कराची चला गया, कराची का पैसा इस्लामाबाद चला गया, इस्लामाबाद का पैसा यहाँ गवादर में चला गया, और गवादर से जो पैसा उठाया वो दुबई निकल गया। तो जब आप इस तरह की सर्कुलेशन में रहेंगे और फिर कोई ऐसी सट्टेबाजी का इंतज़ार करेंगे कि मुझे तो जनाब कोई ऐसी रॉकेट साइंस होगी कि मेरे ये पैसे सारे डेवलप होंगे, मैं उस पैसे को कमा के ला के वापस मैं बहरिया टाउन में अपना एक प्रोजेक्ट कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होता। जहाँ का पैसा आप इकट्ठा कर रहे हैं वहाँ अगर लगाते जा रहे हैं तो मेरा ख्याल है ना डिले की कोई इसमें कहानी बनेगी, ना कोई और काम होगा। अगर डिले देखिए नॉर्मल पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में चीज़ें डिले होती हैं, उसको चलो आप माइंड ना करो अगर थोड़ा बहुत डिले हो जाए। कोई चले, मैं बड़ी लंबी बात करता हूँ कि साल 6 महीने के डिले को आप डिले माना ही ना, आप समझेंगे चले यार ये नॉर्मल है, लेकिन काम होता हुआ आप साइट पे नज़र तो आए ना कि हाँ ये बिल्डिंग बननी थी, आज ग्रे स्ट्रक्चर बन गई, चले फिनिशिंग में थोड़ा काम है। मैं अबुल कासिम वालों का जो प्रोजेक्ट बन रहा है, आप लोग देखें बहरिया टाउन के मेन गेट से बिल्कुल करीब है, अब वहाँ जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसकी फ़िज़िकल फॉर्म में जो बिल्डिंग की शक्ल नज़र आ रही है, मैं भी मुतमिन हूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट भी है, मेरा कस्टमर भी मुतमिन है। ठीक है, वो कोई 2-4 महीने अगर लेट भी हो गए तो कोई क़यामत नहीं आएगी, हम लोग कम से कम हमारी आंखों के सामने काम हो रहा है, हमें एतबार है। असल क्या चीज़ होती है कि जहाँ पे आपका ट्रस्ट शेक होता है वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है वहाँ से। अच्छा, ये प्राइवेट बिल्डर वाला जो सेगमेंट है इसको मैं यहाँ कंक्लूड करने से पहले, लेट्स सपोज मैं एक इफेक्टिव हूँ प्राइवेट बिल्डर का, मैं अदनान साहब के पास उनके ऑफिस में आ गया हूँ, अदनान साहब के पास मेरे लिए क्या सोल्यूशन है? अच्छा देखें, केस टू केस चीज़ें वेरी करेंगी रईस, इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई चेक कि वो कौन सा प्रोजेक्ट है, हम उस प्रोजेक्ट ऑनर से डायलॉग कर सकते भी हैं कि नहीं, वो कोई हमारी रेंज में, हमारी दस्तरस में आ रहा है कि नहीं, तो फिर हम लोग कुछ ना कुछ रिफ़ंड पॉलिसी के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई कर सकते हैं कि हमारा किसी भी किस्म का कस्टमर का नुकसान हुए बगैर हम रिफ़ंड पे चले जाएं। रिफ़ंड पे नहीं होता फिर हम उनसे कमिटमेंट लेने की कोशिश करेंगे कब आप बना रहे हैं, अगर तो फेयर पॉलिसी के मुताबिक हमें कोई कमिटमेंट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तीसरा फिर हमारे पास उसका सलूशन ये होगा कि हम उस प्रोजेक्ट से निकलें और उसको किसी दूसरे प्रोजेक्ट में डालें जिसकी फॉर एग्जांपल एक नॉन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के अंदर डाल देते हैं। ऐसी मल्टीपल ऑप्शंस हैं मेरे पास। ठीक है, आज बहरिया टाउन में जब हम लोग काम कर रहे हैं तो मिडवे कमर्शियल में, लिबर्टी कमर्शियल में, यहाँ बहरिया हाइट्स में
और मेन जिना एवेन्यू के ऊपर ऐसी काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं जिसमें बहुत कम कीमतों में हमारे पास ऐसे ऑफिसेज, अपार्टमेंट्स, ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स या ऐसी ऑप्शंस मौजूद हैं जो हम ऐसे कस्टमर्स को अकोमोडेट कर सकते हैं बड़े आराम से। और मैंने किया भी है कि जो लोग लंबा इंतज़ार कर रहे थे, वो इंतज़ार नहीं करना चाह रहे थे, उनको हमने वहाँ से निकाला है और कुछ रेडीमेड प्रॉपर्टीज़ दे दी हैं। यानी जो आपका वो 8 माह अगर कोई प्रोजेक्ट लेट है, अगर उसके बदले हमने उनको कोई ऐसा प्रोजेक्ट दे दिया जो आज किसी अच्छी शक्ल तक बन चुका है, तो मेरा ख्याल है कस्टमर का, आप अगर मेरा कस्टमर भी हैं तो फिर आपका वो 8 माह का किया गया जो बेकार इंतज़ार था वो कारआमद हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप यहाँ से मेरा ख्याल है कि अच्छी तरह से आराम से आप यहाँ से निकल सकते हैं। Okay. अब एक बड़ा नेक्स्ट की पॉइंट है, मैं उसकी तरफ आना चाहूँगा कि ये जो हालात हैं, हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी की बात करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सारी चीज़ें आपस में कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं हमारी इंस्टेबिलिटी को लेके जो है। तो डू यू थिंक कि इस टाइम पाकिस्तान में रियल स्टेट में या बहरिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अच्छा देखिए, बिल्कुल करना चाहिए। मेरी इस पे बड़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन यही है कि इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, वजह क्यों, सवाल है क्यों? क्योंकि जो प्राइस मार्केट में आज हो चुकी है, मैं थोड़ा सा बहरिया टाउन के एक्सपर्ट हूँ तो बहरिया टाउन का थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में मुझे आंसर करने दें। साल 2013-14 में बहरिया टाउन का आगाज़ हुआ, जब कागज़ के टुकड़े, फाइलें थी या मट्टी धूल उड़ रही थी, लोगों ने बहरिया टाउन पे एतवार करते हुए चीज़ें ले ली। अच्छा, उस वक्त एक बिल्कुल यानी स्क्रैच से डाउन बिल्कुल कम कीमतों पे चीज़ें यहाँ पे बहरिया टाउन ने सेल कर दी। फिर साल 2018, 19 और 20 ये 2-3 साल ऐसे थे जब बहरिया टाउन की कीमतें आसमानों को छू रही थी। ठीक है, लोग यहाँ पे पैसे लेके, मैं समझता हूँ कि बैग्स भर भर के लाइनों में लगे हुए थे, हमें कुछ मिल जाए यहाँ पे। अच्छा, वो टाइम भी हमने देखा है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, इस सारे टाइम फ्रेम के दौरान कोविड भी आया, इस सारे टाइम फ्रेम के दौरान यहाँ पे जो टैक्स अप्लाई हुए, फिर सुप्रीम कोर्ट के केस थे, MDA के केस थे, और इसमें मुख्तलिफ चीज़ें, कोर्ट भी शामिल हुआ, फिर मेन गेट पे तोड़ फोड़ भी हुई, ठीक है, लूट खसूट हुई, बड़ी चीज़ें सामने आई। अच्छा, इसके बाद बहरिया टाउन ने डेवलपमेंट चार्जेस और बहुत सारे चार्जेस लगाए, उसके बाद बदले में भी यहाँ पे काफ़ी सारे जो है वो प्रोटेस्ट हुए। तो अच्छा, उसके बाद मार्केट डिस्टर्ब हुई, लेकिन इसके बावजूद इतनी कम कीमतें कभी भी नहीं हुई जितनी आज हो चुकी हैं। मैं समझता हूँ ये साल 2023 है, इस वक्त ये जो क्रैश आया हुआ है, इस तरह के क्रैशेस पूरी दुनिया में आते हैं। जितना मैंने स्टडी किया रियल एस्टेट को, मैंने कनाडा, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, आप कहीं भी देखें, UK में डाउनफॉल आता है। और मैंने दुनिया के अमीर तरीन लोगों को सुना है और उनको यही सुना है कि भाई हम लोग अमीर हुए ही इस तरह के टाइम फ्रेम में, कि जिन लोगों के पास होल्डिंग कैपेसिटी है, ये बाइंग पावर है, आज मैं समझता हूँ आज वो विनर है। ठीक है, आज बेचने वाले अगर 100 लोग हैं, ख़रीदने वाले कोई 2 लोग हैं, वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी की प्राइस दे के यहाँ चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं, और वो करनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ वक्ती तौर पे आने वाली ख़बरों के ऊपर उनकी सारी की सारी राय मबनी कर रही होती है, सारे फ़ैसले। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह रॉबर्ट कियोसाकी की बात मैं हमेशा करता हूँ कि 99% लोग जो है वो रियल एस्टेट से भागते हैं इस तरह के हालात में, को 1% लोग वो होते हैं जो रियल एस्टेट में जंप इन करते हैं। तो वो 1% लोग वही दलेर लोग होते हैं, ठीक है, और वो बोल्ड डिसीजन लेने वाले लोग होते हैं जो बाद में उस चीज़ को एंजॉय करके, मल्टीप्लाई करके कहीं से कहीं निकल जाते हैं, विनर्स में आते हैं, विनर्स में आते हैं। अच्छा, वो 1% की कैटेगरी आज हमें बहरिया टाउन में चाहिए, पाकिस्तान के रियल एस्टेट में चाहिए। ऐसा नहीं है, अच्छा आप क्या समझते हैं कि दुबई का रियल एस्टेट इससे बुरा क्रैश नहीं होता? इससे बुरा क्रैश होता है। अच्छा, आज हमारा ओवरसीज़ कस्टमर या बहुत सारे कस्टमर्स बैठ के डॉलर, दिरहम और रियाल को डिस्कस करते हैं, और अब मैं समझता हूँ कि अगर आपको इतना ही गायब का इल्म था तो फिर क्यों किया आपने इन्वेस्ट पहले? बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं समझता हूँ कि चलें ठीक है, फिर भी जो भी हालात हैं यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी डी वैल्यू होगी ना, लेकिन साल 2025 का इंतज़ार करें, आप आए मेरे साथ, मैं बाय करवाता हूँ आपको। आपका स्पोर्ट सिटी विला यहाँ ख़रीदा हुआ, अगर वो उसकी वैल्यू आज कम हो लग रही है आपको, आप यहाँ परचेज़ करें, मज़ीद 2-4 और परचेज़ करें। प्लॉट्स जो जिनकी कीमतें कम हुई हैं, 1 करोड़ वाला प्लॉट आपको मिल रहा है 60 लाख रुपए में, आज ले 60 लाख वाले 5-6 प्लॉट ले लें, आपके मल्टीप्लाई हो गए कहाँ से कहाँ। मतलब आप कह रहे हैं कि दलेर होना पड़ेगा? दलेर होना पड़ेगा ना भाई, इन्वेस्टर बनना है तो। अच्छा, उसके बाद जो एंड यूज़र के तौर पे जिसने अपनी रिहाइश रखनी थी, वो लोग अगर इंतज़ार कर रहे थे कि जी मुझे बाय करना है, तो उनके लिए तो और बेहतरीन और आइडियल टाइम आ गया, ठीक है। और आप मलीर एक्सप्रेस वे बनने दें रईस भाई, आप साल 2024-25 आने दें, मलीर एक्सप्रेस वे बनने दें। देखिए, जब तक लियारी एक्सप्रेस वे नहीं बना था, हमें कोई आइडिया नहीं था कि लियारी एक्सप्रेस वे क्या है,
और उसके ऊपर जब सफ़र नहीं किया था मुझे नहीं अंदाज़ा था कि हम लोग यहाँ सब्ज़ी मंडी से या इस सुपर हाईवे से हम लोग कोई 12, 15, 18 मिनट में हम क्लिफ्टन भी पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो अब जब ये मलीर एक्सप्रेसवे 6 लेन एक्सप्रेसवे बन जाएगा, आप चेक करिए कि पाकिस्तान में कराची वो शहर है जो समझ लें कि बड़ा की रोल प्ले कर रहा है इकोनॉमी के अंदर, और ऐसे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर ही इसकी पॉपुलेशन का साथ छोड़ गया। जितना लोड पड़ चुका है ना कराची शहर के ऊपर, अब ये शहर की पॉपुलेशन ने सारी की सारी ने ओवरफ्लो ने बाहर निकलना है। और वो कहाँ निकलना है, एक तरफ समंदर है, एक तरफ पोर्ट आ गए हैं, हमें यही बचता है, एक तरफ बलोचिस्तान है और यही हमें नूरियाबाद की तरफ जाता हुआ ये सुपर हाईवे बचता है। सुपर हाईवे के ऊपर मैं आपको ये चीज़ दावे से कहता हूँ, अगले 10 साल में जितनी पॉपुलेशन कराची शहर की इस तरफ डाइवर्ट होगी कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, और ये मलीर एक्सप्रेसवे तो इसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले कर रहा है। आपका एयरपोर्ट यहाँ आ जाएगा, आपकी इंडस्ट्री सारी बाहर निकल जाएगी, आपकी हाउसिंग प्रोजेक्ट बाहर निकल रहे हैं। मैं गिन के आपको कोई 25, 30, 40 प्रोजेक्ट दे सकता हूँ जो सुपर हाईवे के ऊपर नूरियाबाद तक आ चुके हैं। और आपको अगले 10 नहीं तो 15 सालों के अंदर जिस तरह रावलपिंडी और इस्लामाबाद जुड़वां शहर हैं, इसी तरह हैदराबाद और कराची भी जुड़वां शहर नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा आगे की बात कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह की चीज़ें इंशाल्लाह होंगी। ये इन्वेस्टमेंट वाला जो सेगमेंट है, इसका एक आखिरी सवाल, आपने 2025 का जिक्र किया, मैं आज प्रॉपर्टी ख़रीद लेता हूँ, मुझे आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं कितनी देर होल्ड करना पड़ेगा? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि अच्छा, मैंने टाइम फ्रेम को ना इस वक्त का जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है, मैंने इसको 2 फेजेस में तकसीम किया हुआ है, प्री इलेक्शन फेज़ और आफ्टर इलेक्शन फेज़, यानी बिफोर इलेक्शन एंड आफ्टर इलेक्शन। आप ये देख लें कि इलेक्शन जितने भी लेट हो, मेरा नहीं ख्याल कि आपके 2, 4, 6 महीने से लेट हो सकते हैं, 1 साल से लेट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, मैं मैक्सिमम को 1, 2 साल की इसको होल्डिंग कैपेसिटी गिन रहा हूँ। ठीक है, और अच्छा, आज लोग क्यों हार जाते हैं, क्यों नुकसान उठाते हैं? सब्र नहीं। ठीक है, अच्छा, मैंने बचपन से लेके आज तक कभी नहीं सुना था कि किसी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और किसी ने नुकसान उठाया हो, क्योंकि फाइल सिस्टम नहीं था, ओवर सेलिंग नहीं होती थी और लोगों में इतना ज़्यादा लालच नहीं था जो आज है। अफरा तफरी ऐसी नहीं थी, नफसा नफसी ये नहीं थी। अब क्या होता है, अब जनाब लोग कहते हैं आज परचेज़ किया तो अच्छा फाइल सिस्टम है जी, स्टॉक एक्सचेंज की तरह ऐसे ऐसे होना चाहिए प्राइस। ठीक है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज वाले इस मार्केट में आ गए। आप वक्ती तौर पे कीमतें ऊपर जाएं या नीचे जाएं, आप अपने नर्व्स को स्ट्रॉन्ग रखें। एक बात यहाँ मैं माज़रत आपकी बात काट रहा हूँ, आपको नहीं लगता कि इसमें रियल्टर्स का, एजेंट्स का भी कसूर है कि वो लोगों को जल्दी रिटर्न की जो है वो ख्वाब दिखा देते हैं? बिल्कुल है, और मैं कहता हूँ कि इस तरह के आपको लोगों के साथ काम करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, इंसान में लालच का फैक्टर फितरी अमल है। ठीक है, मैं इस चीज़ पे कन्विंस्ड हूँ कि आप मुझे लालच नहीं देंगे शायद मैं कोई काम ना करूँ। आप मुझे देखिए लॉजिकल कन्विंस कर लेना और इन ओपन वर्ड्स लालच दे देना बहुत बड़ा फ़र्क होता है। आप लोग लॉजिकली कन्विंस करें कि हाँ ऐसे ऐसे चीज़ें ग्रो करेंगी, बेहतर होंगी, बेटरमेंट की तरफ जाएंगी, लेकिन ऐसे डायरेक्ट ही लालच दे दें कि ठीक है जी आपने तो ये प्रोजेक्ट में बुकिंग करवा लें, एक भी किस्त नहीं देनी, और मैं मासूम बच्चा 8 साल का समझ के ये आपको कहूँ कि आपने तो जनाब 6 महीने पहले बुकिंग करवाई थी और मुझे ये कहा था इसमें एक भी किस्त नहीं देनी और मैं आपको पैसे डबल करवा दूँगा, तो मुझसे बड़ा अक्लमंद सॉरी टू से बेवकूफ़ तो कोई नहीं है ना फिर। तो इस तरह कस्टमर्स को मैंने बड़े मैसेजेस दिए हैं, हमारे राइट लेफ्ट बैठे हुए लोग ऐसी कमिटमेंट्स या ऐसी बातें कर जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि वर्बल कमिटमेंट्स के ऊपर आप कोई काम ना करें। ठीक है, तो वो फिर अब इसमें इंडिविजुअल केसेस या हर केस में वेरिएबल आ जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग फाइट कर रहे होते हैं, गाइड भी कर रहे होते हैं, हर चीज़ हमने सोशल मीडिया पे ओपनली बता दी है कि ऐसे काम करें या ये करें ये ना करें। उसके बावजूद अगर कस्टमर्स लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के साथ कोई डिसीजन ले रहे हैं तो फिर गलती कहाँ है कस्टमर्स की। जी चलिए एंड की तरफ आते हैं। अगेन मैं बहरिया पे आऊँगा। ये जो मैं वर्ड्स या सवाल पूछ रहा हूँ ना, यकीनन ये क्लाइंट्स के हैं, जो क्वेरीज हमें मिलती हैं, आपको मिलती हैं, हम उन्हीं को जो है वो आगे लेके आते हैं। जी प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। बहरिया फ्रॉड है? नहीं, बहरिया फ्रॉड क्यों है? बहरिया फ्रॉड नहीं, देखिए बहरिया फ्रॉड बिल्कुल भी नहीं है। बहरिया अच्छा हाँ, बहरिया जहाँ थोड़ा जुल्म और ज़्यादती कर जाता है वो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा बिल्कुल ओपनली। अच्छा, बहरिया के जो जुल्म है ना वो है आउट ऑफ बाउंड्री फाइल्स, आउट ऑफ बाउंड्री जो प्लॉट्स चले गए और 23A के विलास, वो बहरिया टाउन का जुल्म है। वहाँ मैं कह सकता हूँ कि बहरिया टाउन ने चीट किया।
ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर उस कैटेगरी मेरे 23A के विलास के सोशल मीडिया पे ग्रुप्स बने हुए हैं, मैं खुद उन ग्रुप्स का भी हिस्सा हूँ, लोगों की बातें भी सुनता हूँ, उनको मशवरे भी देता हूँ। और अच्छा, बहरिया टाउन क्या करता है कि अगर कोई चीज़ अपनी 100 प्लॉट्स या 100 घर उन्होंने बनाने थे, उसमें से 80 तो बना देता है, फिर बीच में से 20 या 30 नहीं बनते, ठीक है। वो अब बहरिया इंटेंशनली नहीं बनाना चाहता, या उनके बजट में नहीं चीज़ें आ रही होती, या अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते, क्या वजह ये अल्लाह जानता है, ये बहरिया टाउन खुद जानता है, ठीक है। मुझे ये नहीं पता, लेकिन ये होता जुल्म है। मगर ये कि सामो बहरिया कॉम्पनसेट भी कर रहा है लोगों को। अच्छा, कॉम्पनसेशन के लिए मैं रईस साहब को बता दूं, कॉम्पनसेशन के लिए मुझे जो याद है, रिफंड का उन्होंने कॉम्पनसेट कहा, यही आप कॉम्पनसेट कह रहे हैं ना। इवन ये जो आउट ऑफ बाउंड्री फाइल्स हैं, इनको भी कुछ को दोबारा री अलॉटमेंट्स हो रही हैं स्पोर्ट्स सिटी और पैराडाइज के लोगों को, जिन्होंने फुल पेड फाइल्स कर दी। अच्छा, उसमें फिर ये बड़ा ऑर्गेनाइज्ड किस्म का फ्रॉड है ये। फिर किस तरह से, कैसे कि देखिए, मैंने 4 साल एक प्लॉट के लिए मैंने वेट कर लिया, आप अगले 2 साल मजीद गेन कर लेते हैं, ठीक है। आप अगले 2 साल मजीद गेन कर रहे हैं, किस मकसद के लिए कि आपको री अलॉट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आज मैं कहता हूँ 32 ABCD वाले जो लोग थे, जिनके आउट ऑफ बाउंड्री फाइल्स थी, उन बेचारों को 61, 62, 63 में किया। साल 2013-14 में उनकी बुकिंग है सबसे पहले वाली। आज साल 2014 से चलें, आप कंसीडर कर लें, हम साल 2023 में बैठे हुए हैं, और अगला साल 2024 है, नहीं 10 साल का फिगर तो हो गया। ये 9-10 सालों में अगर मेरा वहाँ प्लॉट होता तो मैं चीखता चलाता, मुझ गरीब आदमी का क्या कसूर है भाई, ठीक है। तो मुझे आज आपने पहले ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा पहले 4 साल, अगले 2 सालों में आपने मुझे वो नक्शे दे दिए, उसके बाद अगले 2 सालों में आपने 61, 62, 3 में डाल दिया, आज उसके भी नक्शे हैं, मौके पे डेवलपमेंट या क्या कोई बोर्ड तक नहीं लगा हुआ। और 23A के विलास टॉवर 25, 26 का डिले होना, और बहरिया पैराडाइज, बहरिया स्पोर्ट्स सिटी के प्लॉट्स का बाहर होना, उनको रिफ़ंड में फिर चेक्स देना, फिर पे ऑर्डर्स देना, फिर जमात इस्लामी को इन्वॉल्व करके डिले टैक्स को खेलना। तो इस तरह की चीज़ों में बहरिया टाउन के कसूर हैं। लेकिन जहाँ बहरिया टाउन ने डिलीवर किया है, अब मैं उस तरफ भी आ जाता हूँ जो पॉजिटिव साइड है, अब वो बहरिया टाउन ने जो डिलीवर किया है वो भी अनमैचेबल, अनबिलीवेबल। मैं ये 2-3 एग्जांपल्स दे के बाद वाइंड अप करता हूँ। 25-26 लाख रुपए में ख़रीदा गया अपार्टमेंट प्रीसिंक्ट 19 का, पूरे कराची शहर में किसी, मेरा ख्याल लियारी में भी इस कीमत पे भी नहीं देता कोई आपको 4 साल की किस्तों पर, जो बहरिया टाउन ने आपको इतने लाइफ तक, ठीक है, ये दिया इन्होंने 4 साल की आसान किस्तों पे। प्रीसिंक्ट 10 या 11A वाला विला 50 लाख रुपए में दिया, यानी 49 समथिंग में, अब टोटल राउंड फिगर 50 लाख लगा लें। 50 लाख रुपए में खाली ज़मीन कोई नहीं देता आपको, बहरिया घर दे रहा है भाई, ठीक है। फिर स्पोर्ट्स सिटी विलास लगा लें आप, इसी तरह प्लॉट्स लगा लें, और जितनी चीज़ें, फिर डेवलपमेंट। फिर मैं कहता हूँ कि अगर चलो कोई कहीं प्लॉट मिल भी जाता होगा किसी नॉर्मल सी सोसाइटी में, आपको इतना बड़ा ये जो जिना एवेन्यू कौन देता है आपको, ग्रैंड मस्जिद वहाँ कौन बना के देता है, आईफल टावर, डांसिंग फाउंटेन, यहाँ के हॉस्पिटल्स, यहाँ पे जो ग्रीन गोल्फ बना दिया गया, लश ग्रीन बहरिया टाउन इंटरनेशनल पैरामीटर्स को पीछे छोड़ता हुआ ये सबसे बड़ा एशिया का प्रोजेक्ट। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं, लेकिन जहाँ गलती है वहाँ हम लोग ओपनली कहते हैं कि भाई आइंदा ये ना करो, दोहराओ नहीं, ऐसी चीज़ें दोबारा ना करो। डिलीवर की बात कर रहे हैं ना, तो मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके साथ रमज़ान में, इन रिसेंट डेज़ में मेरी बात हुई है, उनकी फुल पेड फाइल्स थी स्पोर्ट्स सिटी या पैराडाइज़ की, उनको पैराडाइज़ के अंदर ही या स्पोर्ट्स सिटी के अंदर ही बहरिया अलॉट कर रहा है 61, 62 के अलावा भी। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। अच्छा देखिए, अगर ये कर रहे हैं ना, फिर मेरा ख्याल है कि ये चीज़ पब्लिकली अनाउंस नहीं की जाती। अच्छा, जब वो चीज़ें फिर, या हमारे एजेंट दोस्त जो डीलर लोग हैं वो ऐसे सोशल मीडिया पे बात नहीं करते, ओपनली मशवरा नहीं देते, अगर वो मशवरा मिले तो फिर मेरा ख्याल है लोग आसानी से इस तरह की शिफ्टिंग ना कर लें। तो उसमें अब जो नेगेटिविटी आती है सोशल मीडिया पे, मैं कहता हूँ पॉजिटिव जितनी भी बातें करते हैं, नेगेटिविटी तो इतनी दूर तक जाती है, इतनी तेज़ी से ट्रैवल कर रही होती है जैसे कुछ भी ट्रैवल नहीं करता। तो ये चीज़ें खैर इसमें आती हैं। तो अदनान भाई, आज हमने पकड़ा हुआ है आपको, तो मैं आपका टाइम भरपूर जो है वो लेना चाहूँगा। इसमें यह है कि हम अब एंड की तरफ आते हैं। आखिरी सवाल मेरा BTK2 के हवाले से, वो भी सुना जाता है, मैं फिर क्लाइंट हूँ आपके सामने। अच्छा, BTK2 क्या कह रहा है? मैं फिर क्लाइंट हूँ आपके सामने, मैं कह रहा हूँ कि BTK2 तो फेल हो गया। अच्छा, BTK2 क्या कह रहा है? अच्छा, फेल हो गया। अच्छा देखिए, मैं इस तरह से मानता हूँ कि हाँ चले, मैं आपकी बात से किसी हद तक इत्तेफाक करता हूँ। अच्छा, इत्तेफाक इसलिए करता हूँ कि शायद दिस वाज नॉट द राइट टाइम टू लॉन्च दैट BTK2। इतना बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट, अब 40% डेवलपमेंट के बाद किया गया प्रोजेक्ट,
डेवलपमेंट के बाद ही आप उसको लॉन्च कर रहे हैं और उसके बाद भी आपकी सेल कम हो रही है और मार्केट में उसके बारे में नेगेटिविटी है, तो उसके 2-3 जो की पॉइंट्स मेरे सामने आते हैं, वो सबसे पहले तो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस के बाद बहरिया टाउन का प्रीवियस एक्सपीरियंस, यानी माजी में अगर आपने मेरे साथ गलत किया तो मैं आइंदा आप पे ट्रस्ट कैसे करूँगा। ठीक है, जब तक आपने 23A विलास को क्लियर नहीं किया, आपने BTK2 क्यों दे दिया? आपने बहरिया स्पोर्ट्स सिटी और बहरिया पैराडाइज के लोगों को क्लियर नहीं किया या उनके प्लॉट्स को शिफ्ट नहीं किया, अलॉट नहीं किया, आपने आगे BTK2 कैसे दे दिया? ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से BTK2 की सेल कम हुई है। अच्छा, मैं कम क्यों कह रहा हूँ और BTK2 को मैं पॉजिटिव उसकी साइड ये है कि वहाँ पे NOCs वगैरह मौजूद हैं, 40% लोग डेवलप वहाँ पे इंफ्रा डेवलप हो चुका है, और फिर आज डिस्टेंस बहुत दूर है, लेकिन मरील एक्सप्रेस बनने दें आप, वहाँ की बहुत सारी सोसाइटीज़ वैसे ही बदल जाएंगी। जिस तरह मैंने कहा कि अगले 10 से 15 सालों में ये सारा माहौल बदलने वाला है, उसमें BTK2 जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उनके भी हाथ धुल जाएंगे, उनका ROI बड़ा अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन राइट टाइम नहीं था, बस मेरा यहाँ आके थोड़ा सा इख्तलाफ है, और प्राइस बहुत ज़्यादा रखी गई, ये भी है। इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड रिस्पांस जो है वो थोड़ा फेल है। अगर हम डेवलपमेंट को देखते हैं या NOCs को देखते हैं, उसकी जो रिलायबिलिटी है उसको देखते हैं, तो उन टर्म्स में फेल नहीं, उन टर्म्स में फेल नहीं है। देखिए, ये इस बहरिया टाउन के भी आप इसकी ये क्या कहते हैं, लीज़ ऑफर नहीं कर रहे हैं, वहाँ लीज़ मिल रही है आपको। ठीक है, लीज़ के लिए बहरिया टाउन क्लेम कर चुका है, और मतलब ये सारी चीज़ें हैं। खैर, टाइम टेकिंग है, और अगले मैं कहता हूँ कि 5, 8, 10 सालों के लिए अगर आप इस माइंड बना के आप लोग इन्वेस्ट करते हैं तो आपका वो सारी चीज़ें मैच्योर होंगी। अच्छा, इस बहरिया टाउन में जहाँ बैठे हुए हैं, BTK1 बहरिया टाउन कराची की मैं बात करता हूँ, साल 2014 से लेके 13 से लेके आज 2023 आ गया, तो ये 9-10 साल तो इसको भी लग ही गए ना। आज मैच्योर होते हुए कच्चे फल को पकने में 10 साल तो लग ही गए, तो यही 10 साल आप वहाँ अप्लाई कर लें। आज ये समझ लें कि 2023 में ही इसको आपने ओपन कर दिया है, तो आप थोड़ा सा आगे जाएं ज़रा, आप अगले 10 सालों में देखिएगा वहाँ पे क्या से क्या बन जाएगा। अदनान भाई, अब वाइंड अप करते हैं इसको, कोई फाइनल मैसेज कोई आप देना चाहें तो? सिंपल मैसेज बड़ी देखिए, मैं कस्टमर्स के लिए हमेशा ये कहता हूँ कि आप फाइल सिस्टम से अवॉइड करें। ऐसे वो सस्ता रोए बार बार महंगा रोए एक बार वाली कहानी है, और डबल शाह बनने की तरफ ना जाएं। आप जो ज़रूरत से ज़्यादा फेवर्स दे रहे हैं ना आपको, वो आपका सगा भाई ही क्यों नहीं है, आप उसको भी वेरीफाई करना शुरू कर दें। ठीक है, एजेंट तो या रियल एस्टेट वाले तो आप लोग कहते ही हैं कि ये फ्रॉड है ना। ठीक है, मैं कहता हूँ आपके साथ 24 घंटे उठने बैठने वाला शख्स आपका दोस्त है, आपका भाई है, वो भी ज़रूरत से ज़्यादा फेवर्स अगर आपको देख रहा है ना, तो भी आपके माइंड में कुछ सवाल उठने चाहिए कि क्यों। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि लोग फाइल्स लेके आते हैं, भाई रेट 40% माइनस का है, आप लोग 1 करोड़ की चीज़ को कह रहे हैं मैं 60 लाख रुपए में आपको बना के दे दूंगा घर। प्रैक्टिकल नहीं है, प्राइस नहीं है, दे ही नहीं पाएगा, आप फिर उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं कि हाँ यार ये बना के दे देगा। फिर आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं सिर्फ, क्या आप पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, वो आप ही बेहतर जानते हैं। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि आप लोग थोड़ा रियलिस्टिक होकर काम किया करें लोगों को, और पहली मुलाकात में अगले के फ़ैन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा टाइम दें, रिसर्च करें, वेट एंड सी में जाएं, अगले को परखें, पहले छोटे छोटे काम करें उनके साथ, अगले का करैक्टर, अगले का कैलिबर समझें, फिर उनके साथ बड़ी कमिटमेंट्स पे जाएं। तो यही मैसेज है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह हम दोबारा भी तंग करेंगे आपको, तो इंशाल्लाह व्यूअर्स होप्स हो कि ये जो आज की वीडियो है ये आपके लिए वेरी इन्फॉर्मेटिव होगी, और इसके साथ साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।